नमस्कार। आज हम डायनामिक्स में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 करते हैं। तो एग्जांपल है, एक बिंदु एक समान वेग v से a त्रिज्या वाले वृत्त में गतिमान है। सिद्ध करो कि आर्य तथा अनुप्रस्थ त्वरण क्रमशः -v² बटा a cos थीटा तथा -v² बटा a sin थीटा होंगे यदि वृत्त के किसी व्यास को प्रारंभिक रेखा तथा इस व्यास के एक सिरे को ध्रुव लिया जाए। देखते हैं हम, देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले हमें ए त्रिज्या का एक वृत्त दे दिया गया है। ये आपके पास ए त्रिज्या का वृत्त है जिसका केंद्र है सी और ये इसका व्यास है ओ सी ए। अब यहाँ ओ को ध्रुव मान लिया, माना कि वो ध्रुव है। ओ सी ए प्रारंभिक रेखा है और माना कि टी समय पश्चात कण इस बिंदु पी पर होगा जिसका कोऑर्डिनेट हमने आर थीटा मान लिया है और O को P से मिलाएंगे तो OP की लंबाई R होगी और P प्रारंभिक रेखा से जो कोण बनाएगी थीटा हो जाएगा। C को भी हम P से मिला देंगे और बिंदु P पर जो कण का वेग है आपको V दिया गया है तो ये लीजिएगा, बिंदु P पर कण का वेग V होगी आपके पास में। अब ये जो वेग V है इसको हम आर्य और अनुप्रस्थ दिशाओं में वियोजित करेंगे। आर्य जो होगा OP की दिशा में हो जाएगा, अनुप्रस्थ OP के लंबवत हो जाएगा। अब ये वाला कोण अगर थीटा है तो फिर ये कोण भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों इस वृत्त की त्रिज्याएं थी, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होने का मतलब उनके सम्मुख भुजाओं उनके संगत समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होता है, तो ये दोनों कोण थीटा हो जाएंगे। अब ये वाला कोण जब थीटा है तो देखिए प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि कोई भी दो रेखाओं के मध्य का कोण और उन दोनों रेखाओं पर लंब रेखाओं के मध्य का कोण हमेशा बराबर होता है। तो अगर इनके दोनों के मध्य का कोण थीटा हुआ तो देखिए यहाँ ये तो जो रेखा है OP और इसके लंबवत ये आ गई अनुप्रस्थ वाली रेखा और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए इनके दोनों पर लंब रेखाएं आ गई दोनों, इसलिए इनके दोनों के बीच का कोण भी आपके पास में जाएगा थीटा। अब ये जो वेग V है इसको आर्य और अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करेंगे। तो देखिए जो आर्य है ये वाली दिशा V से कितना कोण बना रही है टोटल, भाई 90 तो ये हो गया आर्य और अनुप्रस्थ के बीच में और थीटा ये, तो टोटल कोण बन गया आपके पास में ये 90 प्लस थीटा। तो घटक होगा V cos 90 प्लस थीटा और cos 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस V साइन थीटा। और ये वाला जो घटक है ये आपके पास में बनेगा V cos थीटा। ठीक है ना, तो दोनों घटक हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिएगा, सबसे पहले माना एक वृत्त जिसका केंद्र C है, जिसका केंद्र C तथा त्रिज्या स्मॉल a है, केंद्र C तथा त्रिज्या स्मॉल a है। अब त्रिज्या स्मॉल a है तो फिर हमने O को ध्रुव मान लिया, OCA को प्रारंभिक रेखा मान लिया। माना O ध्रुव तथा OCA प्रारंभिक रेखा है। माना O ध्रुव तथा OCA प्रारंभिक रेखा है, इसलिए ध्रुवीय रूप में वृत्त का समीकरण अतः ध्रुवीय रूप में वृत्त का समीकरण। अब ध्रुवीय रूप में वृत्त का समीकरण हम लोग जानते हैं R इक्वल टू 2a cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में V को आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर V को आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर V को आर्य तथा अनुप्रस्थ घटकों में वियोजित करने पर आर्य को आप जानते हैं, आर्य वेग होता है dr/dt
इक्वल टू, यहां से हम देख सकते हैं अरे घटक आ गया माइनस वी साइन थीटा, तो माइनस वी साइन थीटा। अनुप्रस्थ वेग हम जानते हैं आर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू, अनुप्रस्थ हम यहां से देख सकते हैं वी cos थीटा, तो ये आ गया वी cos थीटा। ये हमने अर्य और अनुप्रस्थ वेग के घटक ज्ञात कर लिए। अब हमें ज्ञात करना है अर्य और अनुप्रस्थ त्वरण, तो इसके लिए हम ज्ञात कर लेंगे एक बार d2r अपॉन dt स्क्वायर। तो d2r अपॉन dt स्क्वायर बराबर हुआ करता है, इसका उपकलन कर देंगे अब t के सापेक्ष, तो माइनस वी तो अचर, और साइन थीटा का जो उपकलन है आप जानते हैं cos थीटा, और फिर थीटा का t के सापेक्ष हो जाएगा d थीटा अपॉन dt इक्वल टू माइनस वी cos थीटा और d थीटा अपॉन dt, इसका मान हम समीकरण 3 से लिख देंगे v cos थीटा अपॉन r। तो ये आपके पास आ गया v cos थीटा अपॉन r इक्वल टू, मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो ये माइनस वी स्क्वायर cos थीटा cos स्क्वायर थीटा और बटा r, और r का वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, अब बाद में कर देंगे आपका, ये d2r अपॉन dt स्क्वायर अपन ने ज्ञात कर लिए, इसलिए अर्य त्वरण, इसलिए अर्य त्वरण बराबर, फॉर्मूला आप जानते हैं अर्य त्वरण के लिए होता है d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इक्वल टू d2r अपॉन dt स्क्वायर, इसका मान ये आ गया माइनस वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा r माइनस r d थीटा अपॉन dt, तो d थीटा अपॉन dt, इसका वैल्यू v cos थीटा अपॉन r, तो इसका वैल्यू पुट कर दिया आपने v cos थीटा अपॉन r का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r माइनस, इसको हल करेंगे तो वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा r स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस वी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा r, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा r, r का वैल्यू पुट कर दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से r का वैल्यू अपने पास में था 2a cos थीटा, तो r को मैं 2a cos थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बटा r का वैल्यू हमने पुट कर दिया 2a cos थीटा, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा अपने पास में माइनस वी स्क्वायर बटा a cos थीटा, ये अपने पास में आ गया अर्य त्वरण का घटक। अब हम ज्ञात करेंगे अनुप्रस्थ त्वरण का घटक, तो अनुप्रस्थ त्वरण देखिए, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं 1 बटा r डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो तो 1 अपॉन r डी बाई डी टी ऑफ r स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू v cos थीटा अपॉन r, तो v cos थीटा बटा r इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ, अब यहां से देखिए r से r हो जाएगा कैंसिल, तो v भी अचर है तो v को हम बाहर लिख देते हैं और ये अपने पास में बचेगा ये 1 अपॉन r, तो v बटा r, अब ये बचे r cos थीटा, तो v बटा r, इस r cos थीटा का हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक बार तो r का कर देते हैं, तो r का अवकलन हो जाएगा dr अपॉन dt cos थीटा, एक बार cos थीटा का कर देंगे तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा तो बनेगा माइनस r साइन थीटा, और फिर थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी,
तो v बटा r dr अपॉन dt वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड से। dr अपॉन dt बराबर था माइनस वी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा माइनस आर साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू पुट कर दीजिए वी कोस थीटा अपॉन आर था समीकरण नंबर 3 से, तो वी कोस थीटा बटा आर इक्वल टू, इसको हल कर दीजिएगा, देखो क्या बनेगा माइनस वी बटा आर माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा और यहां आर से आर हो जाएगा कैंसिल, तो बचा माइनस वी साइन थीटा कोस थीटा, तो हो जाएगा माइनस के 2v साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब इसको हल करिए देखो, तो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बटा आर। अब आर का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 से, तो हो जाएगा माइनस से 2v स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बटा आर इक्वल टू है 2a कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तब अपने पास में ये बचेगा माइनस वी स्क्वायर बटा ए साइन थीटा माइनस वी स्क्वायर बटा ए साइन थीटा। ये हमने ज्ञात कर दिया यहाँ अनुप्रस्थ त्वरण, तो आर्य त्वरण का घटक आ गया माइनस वी स्क्वायर बटा ए कोस थीटा और ये अनुप्रस्थ त्वरण का घटक आ गया माइनस वी स्क्वायर बटा ए साइन थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल 4। एक एग्जांपल 4 है कि एक छल्ला जो कि एक पतली लंबी चिकनी छड़ पर फिसल सकता है, छड़ के एक सिरे O से D दूरी पर स्थित है। अब छड़ को एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष एक क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। सिद्ध कीजिए कि छल्ला वक्र R इक्वल टू D कोस हाइपरबोलिक थीटा में घूमता है। देखते हैं, देखिए किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हमें दे दिया गया है एक छल्ला है जो एक पतली लंबी चिकनी छड़ पर फिसल सकता है। सबसे पहले मान लीजिएगा ये छड़ की स्थिति है, मान लिया प्रारंभ में छड़ की स्थिति O x है। अब मान लिया कि O ध्रुव है, O x प्रारंभिक रेखा है, और इसमें देखिए आगे दिया हुआ छड़ के एक सिरे O से D दूरी पर स्थित है। कौन? छल्ला। छल्ला ये जो सिरा O है यहां से D दूरी पर स्थित है, ये दूरी हो गई D, तो इस बिंदु A पर छल्ला स्थित है। फिर छड़ को एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष क्षैतिज तल में घुमाया जाता है। अब छड़ को जब घुमाया जाता है तो मान लिया कि t समय पश्चात छड़ की स्थिति ये वाली है OX डैश, ये छड़ की स्थिति है। अब जो छल्ला है मान लिया कि यहाँ इस बिंदु P पर है जिसका कोऑर्डिनेट है r थीटा, बिंदु P का कोऑर्डिनेट r थीटा है, इसका मतलब OP की लंबाई r हो जाएगी और ये कोण आपके पास में आ जाएगा थीटा। तो हमें सिद्ध करना है कि जो छल्ला है वक्र r इक्वल टू d कोस हाइपरबोलिक थीटा में घूमता है। देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। भाई आपको दे दिया गया है सबसे पहले कि जो छड़ है वो चिकनी है। अब चूंकि छड़ चिकनी है इसलिए छल्ला जब इसके ऊपर घूमेगा तो उसमें घर्षण नहीं होगा, और घर्षण नहीं होने का मतलब इसका छल्ले का जो आर्य त्वरण है ये आपके पास में हो जाएगा शून्य। तो सबसे पहले तो माना कि छड़ की जो प्रारंभिक स्थिति है, छड़ की प्रारंभिक स्थिति OX है और OA इक्वल टू D है तथा OA इक्वल टू D। इसलिए अब हमने क्या कर लिया, O को ध्रुव मान लिया, OX को प्रारंभिक रेखा मान लिया। माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है, O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है। माना O ध्रुव तथा OX प्रारंभिक रेखा है। अब चूंकि t समय पश्चात माना t समय पश्चात
क्षण की स्थिति ओ एक्स डैश है, माना t समय पश्चात क्षण की स्थिति ओ एक्स डैश है तथा छल्ले की स्थिति बिंदु P r थीटा पर है। तथा छल्ले की स्थिति बिंदु P r थीटा पर है। अब चूंकि छड़ चिकनी है इसलिए छल्ले का अर्यत वर्ण बराबर होगा 0 के। अब आयत वर्ण का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये आपके पास हो जाता है d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए और फिर देखो हमें दिया हुआ है कि छड़ को एक समान रूप से बिंदु O के सापेक्ष घुमाया जाता है। एक समान रूप से घुमाया जाता है, एक समान रूप से घुमाने का मतलब छड़ का जो कोणीय वेग है अचर होगा। तो यानी कोणीय वेग यानी d थीटा अपॉन dt अचर है, तो मान लिया सपोज ओमेगा के बराबर है। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे और अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से d थीटा अपॉन dt का वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 में कर देंगे तो ये हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर माइनस d थीटा अपॉन dt ओमेगा है तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आपने लिखा है इसको देखिए संक्षिप्त में हम संकेतों में ऐसा लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0, जो कि अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है। तो ये रैखिक अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं CF और PI। अब CF ज्ञात करने के लिए आप इसका सहायक समीकरण लिखते हैं। सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं, हम कैपिटल D के स्थान पर स्मॉल m कर लेते हैं। तो सहायक समीकरण हो जाता है m स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू आपके पास में जाएगा प्लस माइनस ओमेगा, दोनों मूल वास्तविक आ गए, इसलिए जो CF है CF को हम लिख देते हैं a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस b साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t। ये आपने CF ज्ञात कर लिया और PI तो इसमें 0 के बराबर में फंक्शन आपके पास 0 है। अब PI 0 हो गया इसलिए इसका अवकल समीकरण का हल लिख दीजिएगा। इसलिए अवकल समीकरण का हल ये हम लिखेंगे R इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF अपने पास में आ गया a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस b साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t और PI 0 हो चुका है। तो यही आपके पास में R हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 शायद ये। तो ये अपन ने R ज्ञात कर लिया है। अब इसमें A और B का मान ज्ञात करना अपने को, जिसके लिए जो कंडीशन हमें दी गई थी स्टार्ट में उसको हम यूज कर लेंगे। तो इसको यूज करने के लिए एक बार में इसके t के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, r का जो अवकलन है ये हो जाएगा dr अपॉन dt इक्वल टू a तो यहाँ अचर होगा, cos हाइपरबोलिक ओमेगा t का अवकलन हो जाएगा ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस b अचर है, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t का अवकलन हम जानते हैं ओमेगा cos हाइपरबोलिक ओमेगा t। इक्वेशन नंबर 4। और अब चूंकि प्रारंभ में
क्योंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0, प्रारंभ में t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 है, तो यहां देखिए प्रारंभ में आपको जो चल रहा है वो o से d दूरी पर था, इसलिए r इक्वल टू हो जाएगा d और dr अपॉन dt 0 हो जाएगा, dr अपॉन dt इक्वल टू 0। ठीक है, और ये 0 का स्टार्ट में। अब इसमें दोनों में वैल्यू पुट कर दीजिएगा इनका। दोनों में जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए r का वैल्यू तो हो गया d इक्वल टू t का मान 0 करोगे cos 0 का मान 1 हो जाएगा तो a, और t का मान 0 कर देंगे तो sin 0 का मान हो जाएगा 0, तो d इक्वल टू a, यानी कैपिटल A का मान आपके पास में आ चुका है d। और जब समीकरण 4 में लिखेंगे तो dr अपॉन dt 0 इक्वल टू साइन 0 0 हो जाएगा और cos 0 1 होगा, तो b ओमेगा आपके पास में बसेगा, इसका मतलब b इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर a तथा b का मान समीकरण 3 में अब हम लोग लिख देंगे, तो a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो a तथा b का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में वैल्यू पुट करेंगे तो r इक्वल टू, देखिए समीकरण 3 इस प्रकार से था a cos हाइपरबोलिक ओमेगा t, तो a का मान आपने t कर दिया cos हाइपरबोलिक ओमेगा t और b का मान 0 हो चुका है। ये इक्वेशन नंबर 5 हम लोग कर देते हैं इसको। अब ओमेगा t के लिए देखो समीकरण 2 को ले लेंगे हम लोग। समीकरण 2 अपने पास में इस प्रकार से था d थीटा अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा, इसका समाकलन कर दीजिए। समाकलन करेंगे तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी और प्लस कांस्टेंट सपोज सी है, तो प्रारंभिक कंडीशन लगाइएगा, चूंकि प्रारंभ में t इक्वल टू 0 थीटा इक्वल टू 0, दोनों का वैल्यू 0 0 करेंगे तो c का मान 0 आ जाएगा, c इक्वल टू 0, इसलिए थीटा इक्वल टू ओमेगा t और थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण 5 में रखने पर, थीटा का मान जैसे समीकरण 5 में लिखेंगे तो r इक्वल टू d cos हाइपरबोलिक थीटा, ओमेगा टी को हमने थीटा लिख दिया, ये अपने पास में आ गया।